अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ से आदरणीय अजय भागी जी को आमंत्रित करूंगी। अभी इस समय वो दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आदरणीय अजय भागी जी। सभी को नमस्कार और सम्मानित मंच, खासतौर पे हमारे प्रोफेसर वाजपेयी जी और हमारे सहयोगी प्रवीण जी। देखिए, जो विषय है उसके ऊपर तो काफी चर्चा हुई है और समय, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपका सेशन जो है वो काफी लेट चल रहा है, तो मैं 2 से 3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा, इसलिए अब बहुत ज्यादा औपचारिक बात नहीं करता। आप सबके ध्यान में मैं वो चीजें लाना चाहता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस समय के अंदर वापस जाकर के, जो आमतौर पे हम लोग जानते हुए भी उसको चर्चा नहीं करते हैं। वो एक समय था 1947 का, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। उस समय की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो कितनी भारतीय थी और कितनी राष्ट्रीय थी, इसके ऊपर अपने आप में आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस आंधी के अंदर किस तरह की राष्ट्रीय सोच के लिए और पॉलिटिकल पार्टी जनसंघ का निर्माण किया। वो कितना कठिन समय रहा होगा उनके लिए। उस समय क्या लोग थे? जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या वाकई ही राष्ट्रीय सोच का एक प्रतीक थी? इसमें अपने आप उस तरह का प्रश्न चिन्ह लग जाता है जब वो अपने आप को राष्ट्रीय कहते हुए भी, राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हुए भी, पूरी तरह से बाहर से इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज, अगर मान लीजिए कि समाजवाद को भी भारतीय सोच में सम्मिलित करना होता, तो समाजवाद किस तरह का बाहर के देशों में चल रहा था उसका इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, अगर वो थोड़ा सा उस समय की कांग्रेस जो है सूफीज्म को समझ लेती। यहां पर हमारे जो ज्ञान परंपरा है, जिसके अंदर कैसे प्रत्येक समाज के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ करके उसके साथ में कोई अन्याय ना होने देने का प्रण हमेशा से हमारी सोच में रहा, अगर उसको सम्मिलित कर लिया होता तो फिर वो सोशलिज्म का मॉडल, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल और वो कम्युनिज्म का मॉडल को राष्ट्रीय कह करके हमारी नसों के अंदर ऐसे लोगों द्वारा इस देश का संचालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो लोग एक इलिटिस्ट विचारधारा को प्रस्तुत करते थे। वो इलिटिज्म था। यदि आप एक खास तरह की वेशभूषा नहीं पहन सकते और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तरह के वस्त्र धारण करते हैं, यदि आप अंग्रेजी भाषा के अंदर बहुत जोरदार भाषण नहीं कर सकते, तो यदि आप इंग्लैंड से पढ़ाई करके वहां से नहीं आए हैं, तो क्या आप कोई बड़े पद पर या राष्ट्र के नेतृत्व में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्या? वो क्या समय था ऐसा जो इसको अपने में सम्मिलित करता? ये सब यक्ष प्रश्न वहां पर खड़े हुए थे। उस समय एक विचारधारा ने एक ऐसे व्यक्ति को, जो हमारे जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व का ना केवल प्रतिनिधित्व कर सकता था बल्कि उसको जीता था, उसको अपने, जैसे आदरणीय वाजपेयी जी ने उसके बारे में हमसे चर्चा की, उसको बीच में रखता था। उन्होंने उस समय पर जनसंघ की स्थापना की और वो दीपक, उसकी लो, उसकी रोशनी कम ही सही, लेकिन कुछ लोगों को
एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए भी मौका दिया था। वो बढ़ते बढ़ते बाद में कीचड़ में से ही एक कमल के समान एक बड़े सुंदर फूल के रूप में उभरा और आज कुछ उम्मीद बनी है। उस समय वो ना हुआ होता तो शायद आज हम जिस चक्र में फंस गए थे उसी चक्र के चारों तरफ घूमते रहते और हमारी बुद्धियों पे, हमारी समझ पे, हमारी सोच पे जिस तरह का अधिकार बाहर के देशों से आयत विचारधाराओं ने कर लिया था वो कभी हमारे मन से निकलती नहीं, वो हट नहीं सकती थी। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जितने भी वक्तव्य रहे, जो उनकी शोध रही, जो उनकी समझ रही, वो आज भी हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारे देश में आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए एकदम ठीक बैठती है। और मैं हिंदी परिषद और उसके अंतर्गत होने वाली इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूं, आपने बहुत अच्छे विषय के ऊपर चर्चा की है और करवाई है। इस पे और जितना शोध आप लोग करेंगे और इसको समझने के लिए और आज अपने समाज को और प्रज्वलित करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर होगा। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अच्छा एक दूसरे से मेल मिलाप हो, विचार आपके साझा हों, ऐसी अनुकंपा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।